हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल टूर्नामेंट के सिक्स्थ राउंड की है। यहाँ सिक्स्थ राउंड में लेरेन डिंग का मुकाबला हिकारू नाकामुरा के साथ है। इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर 5 गेम्स खेली गई थी। पहली 4 तो ड्रॉ रही थी, लेकिन पांचवी बहुत ही एक्साइटिंग गेम हुई थी। फ्रेंड्स, आइए पहले इस गेम को देखते हैं, फिर यहाँ मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल टूर्नामेंट की करंट स्टैंडिंग को देखेंगे। यहाँ गेम की शुरुआत की डिंग लेरिन ने C4 के साथ। तो इंग्लिश ओपनिंग से यहाँ शुरू हुआ। E5 यहाँ नाकामुरा ने किया। नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, नाइट C6, 4 नाइट वेरिएशन ऑफ इंग्लिश ओपनिंग विद G3। तो D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप G2 स्क्वायर पर, देन नाइट B6, और इसके बाद वाइट ने यहाँ कैसल किया। बिशप E7, देन A3, और इसके बाद अब ब्लैक ने यहाँ कैसल किया। फ्रेंड्स, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो चूंकि अभी तक वाइट ने अपने सेंटर के पॉन्स को आगे नहीं बढ़ाया है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो यहाँ अभी अपने पीस मूवमेंट में उतना कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ नाकामुरा ने किया D3, तो बिशप E6 स्क्वायर पर, देन बिशप E3, नाइट D5 ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज, जिसे यहाँ नाकामुरा ने एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, और फ्रेंड्स यहाँ बिशप टेक्स D5 होने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो मज़ेदार सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन A4 यहाँ पहले नाका ने किया, तो रुक E8 यहाँ लेरेन डिंग ने किया। रुक एट गोज टू C1, देन A6, रुक C3, और फ्रेंड्स इस रुक के C3 स्क्वायर पर आने के बाद कोई भी चेस खिलाड़ी ऐसा नहीं होगा जिसे ये बिशप का F6 मूव नज़र ना आ रहा हो। यही काम यहाँ लेरेन डिंग ने किया। उन्होंने यहाँ किया बिशप F6, और अगले मूव में आप देख सकते हैं कि सीधा क्या थ्रेट आने वाली है। तो मेरे ख्याल से तो वाइट को यहाँ अपने रुक को मूव कर लेना चाहिए था, C5 वगैरह वगैरह किसी भी स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ नाकामुरा ने कुछ अलग ही में इस गेम को टैकल किया। उन्होंने यहाँ किया रुक D1, और फ्रेंड्स क्या ब्लैक यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश कर सकता है E4 स्क्वायर पर? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ इस बिशप पर किसी भी तरह का कोई टारगेट नहीं लग पाएगा, क्योंकि वाइट यहाँ पहले करेगा D टेक्स E4, और वो यहाँ ओपोनेंट के बिशप को ही पिन कर देगा। रुक टेक्स E4 एक बार को अगर ब्लैक यहाँ कर भी ले, क्वीन पर अटैक बने तो क्वीन जाएगी C2 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स C3। चलो ये रुक गया। बी टेक्स C3 होने के बाद जब ब्लैक अपना कोई मूव चलेगा, मान लो ब्लैक यहाँ चले G6, तो उसके बाद वाइट यहाँ सबसे पहले अपने इस नाइट को कहीं एक किसी स्क्वायर पर हटाएगा, ताकि वो यहाँ पहले इस रुक और उसके बाद बिशप और उसके बाद पता नहीं क्या क्या, मान लो नाइट E1 स्क्वायर पर चला गया तो रुक E5 यहाँ पहले रुक ही हटेगा। और चलिए मान लेते हैं कि यहाँ डिफेंस भी हो गया इस बिशप पर। वैसे तो वाइट चाहे तो यहाँ इस अटैक को और भी ख़तरनाक कर सकता है, लेकिन वाइट के लिए ज़्यादा ईजी है C4 मूव, और इस बिशप को सीधा पॉन के ऊपर रखने का, और यही होती है पिनिंग टैक्टिक्स। एक बार अगर पिन में कोई पीस फंस गया, उसको फ्रीली आराम से जाने मत दो। तो ई पॉन तो आगे पुश होने वाला है नहीं। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट D4 ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज, और यहाँ नाइट एक्सचेंज करना वाइट के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। यहाँ कम से कम ये बिशप से ही लेना होगा, उसके बाद रुक पर भी अटैक होगा। खैर यहाँ नाकामुरा ने किया रुक D2, तो नाइट टेक्स F3 चेक, बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, ई टेक्स F3, और ये जो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए यहाँ ब्लैक के सामने आई थी, उन्होंने यहाँ रिजॉल्व कर लिया, और ऊपर से यहाँ नाकामुरा के F फाइल में पॉन्स को डबल कर दिया है। C6, तो किंग गया G2 स्क्वायर पर, और अभी भी क्या ब्लैक यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश नहीं कर सकता बिशप रुक पर अटैक बनाने के लिए? D टेक्स C4 होगा तो क्वीन E7 ही पहले करना पड़ेगा। उल्टा यहाँ ब्लैक को अपना पॉन गंवाना पड़ जाएगा। उसके बाद वाइट यहाँ रुक D3 कर लेगा, और रुक की बैटरी और लग जाएगी। तो डिंग लेरिन ने यहाँ किया G6, क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, देन बिशप G7, B4, तो F5 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन C4 चेक। और जैसा कि ब्लैक के किंग की पोजीशन को आप देख सकते हैं, काफ़ी ओपन होती जा रही है। पहले तो चेक है, किंग है H8 स्क्वायर पर, देन D4, और D4 का मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि आने वाला समय किस तरह का पैटर्न बनाने वाला है। तो ब्लैक ने यहाँ किया E4, कोई ज़रूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, और मेरे ख्याल से वाइट को यहाँ F टेक्स C4 कर लेना चाहिए था। रुक टेक्स C4 होता तो उसके बाद रुक D3, वाइट का क्लियरली यहाँ प्लस है, पर वाइट ने यहाँ किया D5, अपने इस D1 को आगे पुश कर दिया है। तो अब क्या ब्लैक यहाँ इस रुक को ले सकता है जो कि नाकामुरा ऑफ़र कर रहे हैं? फ्री ऑफ़र तो कुछ नहीं होता चेस के अंदर। अगर बिशप टेक्स C3 मान लो, अगर यहाँ
ब्लैक कर भी दे तो क्वीन टेक्स C3 चेक, और ये चेक आप मान के चलें कि ये रिज़ाइन तक जाएगी। किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, और इसके अलावा दूसरा कोई मूव भी नहीं है। डी टेक्स C6 होगा, डिस्कवर्ड अटैक बनेगा यहाँ इस क्वीन पर, तो क्वीन मान लो बची। क्वीन बचने से पहले यहाँ कुछ चेक्स भी आ सकती हैं। ई टेक्स F3 चेक, किंग G3, तो क्वीन C8 मान लो। अगर ये क्वीन C8 स्क्वायर पर चली भी जाए तो उसके बाद रुक D7, और यहाँ ये चेकमेट किस तरह से बचेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप देख सकते हैं क्या तरीका है इस चेकमेट के बचने का, इस रुक को क्वीन के बदले में देने का। तो इसीलिए अब ये ब्लैक का बिशप इस रुक को नहीं ले सकता। तो यहाँ डेरिन लिंग ने किया ई टेक्स F3 चेक, तो किंग टेक्स F3, देन क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और यहाँ ये डेंजरस अटैक जो बना हुआ था आफ्टर ऑल डेरिन लिंग के लिए, अब उन्हें यहाँ राहत की सांस मिली होगी। रुक C2, C टेक्स D5, रुक टेक्स D5, और फ्रेंड्स यहाँ तक की गेम मेरी नज़र में बिल्कुल इक्वल थी, कोई बेनिफिट किसी खिलाड़ी को नहीं था। नाकामुरा डोमिनेट कर रहे थे, बल्कि नाकामुरा ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छे टैक्टिक्स उन्होंने लगा रखी थी, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ ब्लैक को फंसा कर रखा हुआ था। पर जब जैसे ये रुक आप यहाँ देख सकते हैं कि D5 स्क्वायर पर आया है, तो रुक एट ए गोज़ टू D8 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, ऑफरिंग रुक एक्सचेंज, और शायद रुक एक्सचेंज कर लेने चाहिए थे। रुक टेक्स D8 होता तो रुक टेक्स D8 हो जाता, और उसके बाद अभी भी गेम इक्वल होती। लेकिन यहाँ नाकामुरा ने किया किंग G2, इस किंग को कोई बहुत बड़ी आफत नहीं थी, लेकिन चलिए फिर भी किंग G2 कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें, और क्या बेनिफिट यहाँ ब्लैक के लिए आप ढूंढ सकते हैं ज़रा ढूंढें, और किस तरह से डिंग लेरिन ने उस अटैक को लगाया, उस ट्रैप को लगाया होगा, आप ज़रा इवेल्युएट करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स इस पूरी गेम में पिनिंग टैक्टिक्स बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है। अभी तक नाकामुरा की पिनिंग चल रही थी, लेकिन अब मौका मिला है डिंग लेरिन को लगाने का, और वो पिनिंग क्या हो सकती है, आप यहाँ किंग की पोजीशन को देखें और इस रुक की पोजीशन को देखें। तो इस रुक की पोजीशन से यानी कि B7 स्क्वायर पर अगर किसी भी तरह से एक क्वीन आ जाए तो बात बन सकती है। तो मेरे ख्याल से अब मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। ब्लैक का मूव आपको समझ में आ ही गया होगा। ब्लैक ने यहाँ किया B5 क्वीन पर अटैक बनाया, और जिस तरह की गेम है, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि रुक टेक्स B5 कर देना चाहिए था, यही एकमात्र उम्मीद थी यहाँ वाइट के पास, लेकिन ये मूव भी रिज़ाइन के अलावा कुछ कहीं और नहीं लेकर जाता। तो खैर वो तो बेवकूफ़ी भरा मूव होगा। यहाँ नाकामुरा ने किया क्वीन D3, तो क्वीन B7, और यहाँ इस मूव के बाद नाकामुरा ने रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ इस रुक को किस तरह से बचाया जा सकता है, क्या कोई तरीका है? वाइट यहाँ क्या करेगा, इस रुक पर डिफेंस करने के लिए अपने रुक को बीच में लगा दे कहीं भी, या फिर रुक को C5 स्क्वायर पर ले आए, लेकिन उसके बाद रुक E5। यहाँ पर वाइट को अपना रुक गंवाना ही होगा, कोई भी तरीका नहीं है इस रुक को बचाने का। फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट का अंत आते आते काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। यहाँ फाबियानो क्रुआना, डिंग लेरिन और हिकारू नाकामुरा और मैग्नस कार्लसन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टक्कर चल रही है, और देखते हैं कि आखिरी की जो कुछ गेम्स बची हुई हैं इस टूर्नामेंट में वो कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी एक्साइटिंग होगी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।